honor killing. Banaz Mahmoud was 19 years old when, like many other young women her age, she fell in love. But there was one problem with the relationship. It was forbidden by her family, more specifically her father and her uncle. It was believed that Banaz was bringing dishonor to the family. The punishment for this crime? Death at the hands of her own family members. है क्या ऑनर किलिंग? गैरत किसे कहते हैं? भाई ने गैरत के नाम पे अपनी बहन को मर्डर कर दिया। ये ट्रेंड आ गया हुआ है गैरत के नाम पे कत्ल कर देना, यानी आपकी गैरत ऐसी जाग उठी है कि आपने आर्टिकल 9 ऑफ राइट टू लाइफ को उड़ा के रख दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। यूजली हमने ये बात सुनी है कि लोगों को अचानक एंजाइटी ट्रिगर कर जाती है, बट मियाँ साहब और मेरे साथ एक चीज़ मसला है कि हमारा लो पॉइंट ट्रिगर कर जाता है। ऐसा एक लो पॉइंट हमारा ट्रिगर हुआ 1 हफ़्ता पहले ऑनर किलिंग के हवाले से। इसको रिज़ोल्व करने में तकरीबन हमें गालबन 1 हफ़्ता लग गया। हमने इसमें लीगल रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मुख्तलिफ लोगों से इसके बारे में उनकी राय पूछी, जजेस से पूछी, एक्स जजेस से पूछी, सीनियर लॉयर से पूछी, खुद इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, डिफरेंट जजमेंट्स निकाली और पूरा क्रक्स निकाल के आज 1 हफ़्ते के बाद उसकी रेजोल्यूशन के बाद हम इस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे आज क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने पड़े क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना टफ टॉपिक बन गया था। तो चलते हैं मियाँ साहब के पास, सारी स्टोरी भी इसमें जानेंगे, हो क्या रहा है, इसमें कौन कौन से लॉ अप्लाई करते हैं, अमेंडमेंट्स क्या हैं, जजमेंट्स क्या कहती हैं और मियाँ साहब का अपना पॉइंट क्या। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। ऐसा हफ्ता लग गया इसको रिजॉल्व होते हुए, इतना टाइम शायद हमने कभी किसी वीडियो पे लगाया नहीं जितना इसको समझने में लग गया। तो शुरू करते हैं। ऑनर किलिंग एक बहुत हॉट टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है और उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। तो शुरू मैं इसी चीज़ से करना चाहूँगा ताकि हमारी ऑडियंस भी बेसिक को समझते चले जाए। है क्या ऑनर किलिंग? गैरत किसे कहते हैं? यार अगेन विशाल, जितनी बड़ी आपने तमहीद बांधी है ना, इट्स अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड टॉपिक। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस एंगल से आज हम इसको छेड़ेंगे, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल जजमेंट जो इन एंगल्स को एड्रेस करती हो, जिसकी वजह से हमें 1 हफ्ता लगा है इसको रिसर्च करने में। अभी एक रीसेंट जजमेंट आई है जिसके अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की ऑथर जजमेंट है, लार्जर बेंच जजमेंट है, और उस जजमेंट के अंदर उन्होंने इस सब्जेक्ट को डील किया है कि ऑनर किलिंग है क्या। उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसको डील कर चुके हुए हैं। उससे पहले जाएं तो आपके क्या कहते हैं आसिफ सईद खान खोसा साहब इसको कर चुके हुए हैं। और जो बेसिक जजमेंट जिसके ऊपर ज़्यादातर रिलाई अपॉन किया जाता है वो PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल से 283 जजमेंट है जो इस सारे इशूज़ को डील करती है। अच्छा, बिफोर आई पुट माई सेल्फ और डाइव इन टू द दिस लीगल प्रोपोजिशन, एक चीज मैं बहुत कैटेगोरिकली क्लियर करता चलूं, इट्स गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन बेस्ड, यानी क्वेश्चन आंसर्स। और बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए कि आप हमारे साथ बंधे रहें। जिस तरह आपने कहा कि हमारा लॉ पॉइंट ट्रिगर करता है, वो लॉ पॉइंट ट्रिगर किया, एक जजमेंट आई है हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शकील अहमद साहब की, बिलाल सिकंदर वर्सेस द स्टेट, रिपोर्टेड एज नॉट PLD, इट्स 2024 लाहौर 3700 के ऊपर। अच्छा, उस जजमेंट को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, दैट इज रिलेटेड टू एन ऑनर किलिंग, कि एक भाई ने गैरत के नाम पे अपनी बहन को मर्डर कर दिया और ये वो सारा कुछ। उसकी बेल पिटिशन आती है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उस मुलजम के जो लॉयर हैं वो पहला अपना आर्ग्यूमेंट लेते हैं और वो ये कहते हैं कि सर इन्होंने जो वारसन इन्होंने पार्डन ग्रांट कर दी है इस एक्यूज को ताकि हमारी कंपाउंडिंग होगी है, लिहाजा हमें अपार्ट फ्रॉम दी अदर आर्ग्यूमेंट्स ये सबसे बेसिक आर्ग्यूमेंट होता है। और वहीं पे फिर जज साहब कुछ लॉ का रेफरेंस देना शुरू करते हैं। उस लॉ के रेफरेंस से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2016 के अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑनर किलिंग से रिलेटेड कुछ उन्होंने आपके स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर सब्सटैंटिव लॉ में कुछ 8-9 प्रोविजंस हैं जिनको उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया। फॉर इंस्टेंस
सबसे पहले आपके सामने जो उन्होंने चेंजिंग की है, उन्होंने सेक्शन 299 डबल ई के अंदर फसाद फिल अर्ज को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया और बताया फसाद फिल अर्ज किया। अच्छा, अब उसकी अगर मैं डायसेक्शन करना लगूं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तकरीबन 6 किस्म के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने फसाद फिल अर्ज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। उसके अंदर सबसे पहले फसाद फिल अर्ज के बारे में कहते हैं कि जो मुल्ज़म किसी FIR के अंदर है उसका पास कंडक्ट जो है, यानी ये जो मुकदमा आपके सामने है, इसके अलावा भी कोई मुकदमा है उसके अंदर इसने किस किस्म का एक्ट किया था, वो रेलेवेंट होगा फसाद फिल अर्ज की डिटर्मिनेशन के लिए, पहली बात। दूसरा उन्होंने बताया वेदर ही हैज एनी प्रीवियस कन्विक्शन, अगर आपकी प्रीवियस कन्विक्शन है तो किसी भी सब्सिक्वेंट केस के अंदर वो फसाद फिल अर्ज के डोमेन के अंदर लाया जा सकता है। तीसरा कि जिस तरीके से उसने वो एक्ट कमिट किया है अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ या किसी के साथ किया है तो वो ब्रूटल और शॉकिंग इन मैनर होना चाहिए। मैं एग्जांपल दे देता हूं, बहुत सारे मुकदमे आपने भी किए हैं जिसके अंदर बोटियां करके, टुकड़े करके डेड बॉडी की कर दिया जाता है, तो ये एक ब्रूटल और शॉकिंग है। फिर उसके बाद चौथा एलिमेंट इसके अंदर बनता है कि उसका जो एक्ट है वो आउटरेजियस हो, पब्लिक कॉन्शियंस के लिए आउटरेजियस हो। और यहां पे अभी रिसेंटली जो कराची के अंदर हुआ है, सो दैट इज अ क्लासिक केस फॉर दिस। पांचवा एलिमेंट उन्होंने बताया कि ही इज कंसिडर्ड अ पोटेंशियल डेंजर टू द सोसाइटी, वो भी कम्युनिटी, वो भी एक पांचवा एलिमेंट है जिसको डिटर्मिनेशन किया जाता है। एंड द क्लासिक वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन द नेम और ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ ऑनर। ये इन्होंने फसाद फिल अर्ज के अंदर चीजें ऐड कर दी 299 के अंदर। अच्छा, इसको चेंज करने के कॉन्सिक्वेंस के अंदर आगे तकरीबन 5-6 प्रोविजंस में भी चेंजिंग की गई। 302 में चेंजिंग हुई जी, ठीक है। उसके बाद 309 में चेंजिंग की गई, 310 में चेंजिंग की गई, 311 में चेंजिंग की गई, 345 में चेंजिंग की गई, 338 EPPC में चेंजिंग की गई। अच्छा, उनकी डिटेल्स में मैं यानी बता देता हूं आपको। सबसे पहले इंटरेस्टिंगली बहुत क्लासिक एग्जांपल आपको बताने लगा हूं कि इसके अंदर इन्होंने 302C के अंदर एक प्रोवाइजो सब्स्टिट्यूट की है प्रीवियसली एग्जिस्टिंग प्रोवाइजो के साथ, यानी जो पहले थी वो खत्म हो गई, अब एक नई प्रोवाइजो उन्होंने ऐड की है। और वो ये कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लॉज C shall apply where the principles of fasad fil arz is attracted, and in such cases only clause A and clause B shall apply. अच्छा, इस प्रोवाइजो का मतलब यह है कि हर वो केस जो फसाद फिल अर्ज का होगा उसके अंदर C के अंदर आप उसको फिट नहीं करेंगे। आपको बहुत सारी जजमेंट्स ऑनर किलिंग की मिलेंगी जिसके अंदर उन्होंने उस केस को, यानी एक तो आपके पास जनरल डिफेंसेस अवेलेबल है PPC में, एक आपके पास डिफेंस है मैंने नहीं किया, एक आपके पास डिफेंस है आई वाज समवेयर एल्स, एक आप जेन्युइनली अपना डिफेंस लेते हैं गैरत के नाम पे किया, जी मैंने ये काम गैरत के नाम पे किया। तो ये भी, तो उन केसेस को ज्यादातर जजेस 302C में फिट किया करते थे, 302A और B में नहीं किया करते थे। इस प्रोविजन के ऐड होने से, इस प्रोवाइजो के ऐड होने से उन्होंने कहा कि हर वो केस जो फसाद फिल अर्ज का होगा जिसके वो 6 एलिमेंट्स पूरे होते होंगे और उसके अंदर जज साहब फसाद फिल अर्ज में से उसको ट्रीट करेंगे, तो आप कभी भी उस मुल्ज़म को 302C में नहीं रखेंगे। इन ऑल इवेंचुअलिटीज A और B अप्लाई करेगा। अच्छा, मेरी यहां पे भी बड़ी शदीद रिजर्वेशंस हैं, वो आगे जाके सवाल जवाब होंगे तो फिर उसके अंदर क्लियर हो जाएगा, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द लॉ। और ABC की अगर हम डिफरेंशिएशन करते रहे अपने ऑडियंस के लिए, दैट्स अ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कि जिस तरह A से B में और B से C में जाएगा, वो थोड़ी ज्यादा टेक्निकल डिबेट हो जाएगी, बट C में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट थोड़ा कम है। उसमें 25 साल जो है इज द मैक्सिमम पनिशमेंट। आप एक दिन भी दे सकते हैं, 25 साल भी दे सकते हैं। इसी वजह से, चूंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जब बिल मैं पढ़ रहा था ना, ये बिल प्रेजेंट किया था, पास हो चुका हुआ है सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब ने, और अगर आप इसकी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड रीजंस को देखें तो उन्होंने कहा बहुत रैम्पेंट सोसाइटी के अंदर ये ट्रेंड आ गया हुआ है, गैरत के नाम पे कत्ल कर देना, यानी आपकी गैरत ऐसी जाग उठी है कि आपने आर्टिकल 9 ऑफ राइट टू लाइफ को उड़ा के रख दिया हुआ है। तो उस डिबेट के उस कॉन्सिक्वेंस में ये इन्होंने चेंजेस की, प्लस
जो व्यू आपकी सुपीरियर कोर्ट से आ रहे थे, जिसके अंदर अगर आपने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया हुआ तो उनके अंदर सजाएं 302C में हुआ करती थी। तो इसी वजह से इसको जैसे कहते हैं, जिसको कहते हैं कि वो सख्त बनाने के लिए, इसके साथ पेनल्टी ज्यादा अटैच करने के लिए इसको ए और बी के अंदर सी से निकाल दिया गया और डिफेंस की एक्सेप्टेंस को भी खत्म कर दिया गया। अब यहां पे मैं एक बात बताऊं, ज्यादातर चीजें इसके बाद 309, 310 और 311 में जी। ये जो केस मैंने आपके सामने रेफर किया बिलाल सिकंदर वर्सेस द स्टेट, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शकील अहमद साहब का, मेरे लिए बजाते खुद एज अ फौजदारी लॉयर सबसे बड़ी शॉकिंग ये चीज थी, जिसकी वजह से हमने ये सारी रिसर्च की कि पुलिस ने पर्चा काटा 302 और 311 के अंदर जी। 311 मेरी हम्बल ओपिनियन के मुताबिक 311 लग ही नहीं सकती एट द टाइम ऑफ लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, बिकॉज इट डील्स टू द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, सिनेरियो ऑफ पनिशमेंट, कि किन सिनेरियोज के अंदर आपने इस पनिशमेंट को लेके आना है। और आपस की बात आपको बताऊं, अभी आपकी स्क्रीन के सामने इन्वर्टेड कामाज में पॉइंट आउट हो जाएगा जाहिद रहमान केस। जाहिद रहमान केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया था कि 311 का इतलाक सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में होगा जहां पे सजा 302A में होगी, किसास के अंदर, किसास के अंदर होगी। पहली बात। दूसरी बात, 302B के अंदर जब आपने ताजीर में सजा दी है तो 311 का इतलाक हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ, 309 में उन्होंने कहा कि जब भी आपने वेवर करना है राइट ऑफ किसास का, तो आपने सब्जेक्ट टू 311 करना है। 310 में उन्होंने यह कह दिया कि जब आपने कंपाउंड करना है सब्जेक्ट टू 311 करना है। और 311 के अंदर उन्होंने एक नई प्रोवाइजो ऐड की है। वो प्रोवाइजो ये कहती है 311 के अंदर, वो प्रोवाइजो ये कहती है, प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड in the name or on the pretext of honor, the punishment shall be life imprisonment. Okay. कि अगर आपके contents of FIR से ये डिपिक्ट हो रहा हो या कंप्लेनेंट का क्लेम ये हो कि जी इन्होंने गैरत के नाम पे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर किया, या मुलजम ने ड्यूरिंग तफ्तीश गैरत का ले लिया हो, फॉर इंस्टेंस कि जी मैं घर के अंदर आया, आई फाउंड माई सिस्टर in a compromising position, which is the proposition in बिलाल सिकंदर केस। तो मेरी गैरत ऐसी जाग गई तो जिसकी वजह से मैंने इसका मर्डर कर दिया। अगर आपने ये डिफेंस ले लिया तो उसके अंदर उन्होंने सजा क्या रखी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट। और ये सिर्फ तब होगा जब कंपाउंडिंग का एलिमेंट आ जाएगा। ये डिबेट को मैं छेड़ता हूं बाद में, इसको बाद में छेड़ता हूं। अभी मैं जरा लॉ की जो पोस्टुलेशन है वो समझा दूं। अच्छा, सरप्राइजिंगली आपको एक बात बताऊं, अगर आपने गैरत के नाम पे कत्ल किया, अगर आपने ऑनर किलिंग की है, तो एज लॉन्ग एज 302 का केस है वो कंपाउंडेबल है। 302 ओवरऑल कंपाउंडेबल, इट्स कंपाउंडेबल, चाहे वो गैरत के नाम पे हो, चाहे खानदानी दुश्मनी हो, चाहे जो भी हो, इट्स अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑडियंस के लिए कि जिसमें राजीनामा हो सकता है। बट इसी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने 311 को नॉन कंपाउंडेबल कर दिया। यानी वो करने की लॉजिक समझ आती है ना कि जो चीज आप 302 में कंपाउंड कर रहे हैं और आपको ये चांसेस अवेलेबल हैं, तो 311 के अंदर जब आपको सजा होनी है लाइफ इंप्रिजनमेंट की, उसके अंदर उसको उन्होंने नॉन कंपाउंडेबल कर दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स, 311 चीज क्या? बिल्कुल ठीक है। 311 चीज क्या? 311 कहता है आपके सामने, ताजीर आफ्टर वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ राइट ऑफ किसास इन कत्लेआम, वेयर ऑल द वली डू नॉट वेव और कंपाउंड द राइट ऑफ किसास। ये पहला सिनेरियो याद रखिएगा, मैं डाइसेक्शन कर रहा हूं, ये पहला सिनेरियो है। और कॉमे के बाद और इफ द प्रिंसिपल ऑफ फिसाद फिलर्स, जो 299EE में बता दिया गया 6 एलिमेंट्स, इज अट्रैक्टेड, द कोर्ट मे, having regard to facts and circumstances of the case, punish an offender against whom the right of qisas has been waived or compounded. Now, एक सिनेरियो ऐसा है जिसके अंदर राइट ऑफ किसास वेव करने के बारे में या कंपाउंड करने के बारे में कोई बात ही नहीं हुई जी। दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि अंदर बकायदा एप्लीकेशन आ गई है
राइट टू वेयर, ये जिसे कहते हैं कंपाउंड की, और ये वेवर की या कंपाउंड की दरखास्त आ गई है, तो उस सिनेरियो के अंदर ये अदालत के पास पावर मौजूद है कि वो डेथ भी दे सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स भी है, और प्रोवाइजो के अंदर उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब नाउ दिस इज माय कंफ्यूजन फॉर मी। मेरी कंफ्यूजन ये है कि अदालत के पास ऐसा कौन सा पैमाना है। बल्कि यहां पे मैं ना एक चीज और बताऊं, ये जो मैंने आपके सामने बिलाल सिकंदर वाली जजमेंट रखी है, उसकी वर्डिंग मेरी समझ से बाहर थी जी। बिलखुसूस जज साहब अपने ये जजमेंट के पैराग्राफ नंबर पेज नंबर 5 पे लिखते हैं, और वो कहते हैं जी, Criminal Law Amendment Act of 2004, whereby the definition of offence committed in the name or on the pretext of honor was included. Similarly, Clause C to Section 302 PPC was introduced. जी। अब उन्होंने क्या किया, यहां पे उसको रिप्रोड्यूस किया। सबसे पहली बात उन्होंने कहा, provided that nothing in this clause apply to the offence of qatl-e-amd if committed in the name or on the pretext of honor, under the same shall fall within the ambit of clause A and clause B as the case may be. जी। उसके बाद इसको रिप्रोड्यूस करने के बाद जज साहब अपने पैराग्राफ में लिखते हैं, in view of the above hinted amendment, an offence committed in the name or on the pretext of honor was excluded from the definition of qatl-e-amd. Now, as per my incompetent, humble, nalaik opinion के मुताबिक आपके पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सिर्फ 4 किस्म के कत्ल है। बिल्कुल। इसीलिए लेजिस्लेचर ने 324 का जो टाइटल रखा वो अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल-ए-अम्द रखा, मर्डर नहीं रखा। तो जज साहब कहते हैं, as the phrase in the name or on the pretext of honor inserted in the first proviso to section 302C of PPC clearly indicates that murder committed in the name or on the pretext of honor had to be a calculated murder. जबकि मर्डर की murder, there is no murder in पाकिस्तान पीनल, it's a कत्ल-ए-अम्द। अपनी ऑडियंस को बताते चलें कि चूंकि उनको लगता होगा कि कत्ल-ए-अम्द और मर्डर में कितना डिफरेंस हो जाएगा, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का बहुत फर्क है। That's an English law term. इंग्लिश लॉ टर्म। और उन्होंने जहां पे जो रेफरेंस लगाया है वो PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 840 जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की जजमेंट का रेफरेंस लगाया है। दैट इज द केस ऑफ मोहम्मद कासिम वर्सेस द स्टेट। जी। कासिम वर्सेस द स्टेट के अंदर जज साहब ने, आसिफ सईद खान खोसा साहब ने बताया, और उसी जजमेंट में वो लिखते हैं, जो लफ्ज अडॉप्ट किए गए हैं वहां से यहां पे, आसिफ सईद खान खोसा कहते हैं कि जहां पे ऑनर किलिंग होगी, it is always and always premeditated murder। ठीक हो गया? ठीक है। और दूसरा, आपने ऑनर किलिंग को जो कि प्रीमेडिटेटेड होगी, आपने सडन प्रोवोकेशन से मिक्स नहीं करना। ठीक है, बाइफर्केशन कर दी दोनों। यानी मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल दी कि एक भाई ने अपने बहन को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया, तो डज दैट मीन इट हैपेंड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट? ही हैड सम डाउट्स, he was conducting any inquiry, he was investigating any in and out of her sister, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि वहां पे प्री मेडिटेशन आ जाती है। सडन प्रोवोकेशन क्या, इफ आई एम गोइंग विद माई वाइफ इन अ बाजार, somebody does anything, और गुस्से में आके जहां पे आपके पास अपना कूल कंट्रोल करने के लिए इनकैपेसिटेशन हो जाए। मैं आगे डाइसेक्ट करूंगा कि सडन प्रोवोकेशन को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कैसे डील किया अपनी जजमेंट के अंदर जी। बट यहां पे जज साहब कहते हैं कि जी ये कत्ल-ए-अम्द नहीं है, लेजिस्लेचर ने कैलकुलेटिवली इंटेंशनली कत्ल-ए-अम्द से उसको निकाल दिया, जो कि इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म। फिर वो कहते हैं चूंकि लेजिस्लेचर ने 300 जो आपकी किसी भी किस्म की कंपाउंडिंग को सब्जेक्ट टू 311 रख दिया हुआ है, लिहाजा मैं ये बेल डिसमिस करता हूं अपार्ट फ्रॉम द अदर आर्गुमेंट्स, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द अदर आर्गुमेंट्स। बट द पॉइंट इज, इफ यू लुक एट द जजमेंट्स, सो द क्वेश्चन व्हिच कम्स इनटू द माइंड इज कि जब 302 की FIR हो रही है, 311 ने तो अभी डिटरमिन होना है जी कि जी ये वाकई फसाद फिल अर्ज था भी कि नहीं था। जो चीज डिटरमिन होनी है, देखो कत्ल के अंदर कत्ल हो चुका हुआ है, इस वजह से 302,
और 311 के अंदर जो उन्होंने तस्कीर, नॉट 311 के अंदर जो फिसाद फिल अर्ज का कॉन्सेप्ट लाना है आपने, जो आपने ए या बी में उसको फिट करना है, दैट इज येट टू बी डिटरमिन्ड। तो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि 302 के साथ 311 नहीं लग सकती। इट डजंट मेक एनी सेंस। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसके दो प्रीरिक्विजिट्स आने चाहिए 311 के लिए। पहली चीज़ तो ये कि जब फसाद फिल अर्ज का एलिमेंट आएगा, एंड सेकेंडली जब कंपाउंडिंग का एलिमेंट आएगा, तो एट द लॉजिंग ऑफ FIR पुलिस किस तरह डिटरमाइन कर सकती है कि आगे जाके कंपाउंड होना है, और 311 भी साथ, और देन 311 इज नॉट अ पीनल प्रोविजन, नो इट्स अ क्वांटम ऑफ सेंटेंस। यस, और वो भी जज की स्वाबदीदी के ऊपर है कि अगर कोई कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन आ जाए, फसाद फिल अर्ज का एलिमेंट आ जाए, देन ही हैज टू डिसाइड। मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट, बट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट इफ आई से कि ये मुकदमा जो 311 है ये ताजीर पे भी अप्लाई करता है, आई डोंट बिलीव दैट, बट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये करता भी है। ओ भाई 311 ने एप्लीकेबल तब होना है जब वेवर या कंपाउंडिंग की दरखास्त आएगी। अगर वेवर और कंपाउंडिंग की दरखास्त नहीं आई तो जज सुओ मोटो 311 में किस तरह एंटरटेन कर सकता है? प्रॉपर सजा देगा उसको 302 ए और बी के अंदर। ए और बी के अंदर, अच्छा चलो, बी के अंदर आपके पास डेथ भी अवेलेबल है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी अवेलेबल है। तो अगर एक और चीज सिनेरियो मैं आपके सामने पोर्ट्रे करता हूं, ट्रायल कंडक्ट हुआ, तमाम के तमाम गवाह रिकॉर्ड हुए और जज साहब ने 302B में सजा दे दी, ठीक हो गया। अब उसकी अपील गई हाई कोर्ट के अंदर, उस अपील की स्टेज पे 345(5) की एप्लीकेशन आ गई कंपाउंडिंग की। तो यह सवाल उस वक्त देखा जा सकता है कि आया 311 का इतलाक करना है कि नहीं करना, जो कि मेरे मुताबिक नहीं हो सकता, चूंकि 311 में तो सजा ही नहीं हुई, सजा 302B में हुई है, एंड दैट इज कंपाउंडेबल ऑफेंस। सो फॉर दैट रीजन हाउ इट विल बी ट्रीटेड इन 311? द आंसर इज नो। So let alone this was a case of a bail matter whereby 311 was invoked on a reason के जी चूंकि 311 लगी हुई है, इसमें फसाद फिल अर्ज का एलिमेंट है, लिहाजा ये हम डिस्कार्ड कर दे। दैट डजंट मेक एनी सेंस। कि 311 तो सोली ट्रायल कोर्ट का राइट है, और वो भी एट द टाइम ऑफ क्वांटम ऑफ सेंटेंस। और अगर कंपाउंडिंग इस केस के अंदर भी देखेंगे, कंपाउंडिंग की रिक्वेस्ट आ भी गई थी, एप्लीकेशन आ भी गई, दैट इज स्टिल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, कि वो 345(2) के अंदर ही अप्रूव होगी तो फिर आगे जा सकती है। विशाल 311 का सवाल तो तब पैदा होगा ना जब सेंटेंस की जब जज साहब ने, फर्ज करो जज साहब ने मुकदमा चलाया, चलाने के बाद उन्होंने 302B में सजा दी और उसको रेड विद किया 311 के साथ, ठीक है, दैट मेक सेंस। बट फॉर दैट मैटर चूंकि ये फसाद फिल अर्ज का मामला है, लिहाजा मैं इसको 311 में भी सजा देता हूं, तब सवाल ऊपर जाके खड़ा हो सकता है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो भी नहीं होगा, क्योंकि जज 311 में सजा ही नहीं देगा, क्योंकि जब 302B के अंदर ऑलरेडी सजाएं मौजूद है। ठीक। अच्छा, अगर इसको हम इस तरह लेके चलें तो अपनी ऑडियंस की आसानी के लिए, सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग समवन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ किलिंग और ऑनर किलिंग के ऊपर उसका इल्जाम लगा हुआ है, यू आर द जज, मैं 2 गवाह करा लिए, 3 गवाह करा लिए, मुझे समझ आ रही है कि सजा की तरफ बात जा रही है, मैं पार्टी से, विक्टिम से बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सुलह कर लेते हैं, इतने पैसे आपको दे देते हैं, वट एवर वी डिसाइड। मैं जनाब की अदालत में आके कहता हूँ कि सर ये मेरी कंपाउंडिंग हो गई है विक्टिम्स के साथ, लीगल एड्स के साथ, हाउ वुड यू ट्रीट दैट? व्हाट वुड बी योर A, B and C प्रोटोकॉल्स? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कंपाउंडिंग पे वीडियो की हुई है जी, और उसमें जो द फेमस केस था सुओ मोटो केस 3, वो मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ। पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये जो कह रहे हो ना कि मैं उन 4-5 गवाह हुए हैं, आप जरा 345(2) की लैंग्वेज को देखिएगा, दैट इज सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द कोर्ट। फॉर इंस्टेंस कोर्ट डिनाइज, नो सॉरी आई डोंट गिव अ परमिशन, व्हाट अपॉर्चुनिटी यू हैव? नथिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू। मैं बताता हूं दूसरा, 345(5) में हाई कोर्ट सेज आई डोंट ग्रांट लीव और मैं सजा देता हूं इसमें, दे कैन डू दैट। बट ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं, याद रखिएगा, शौहर ने बीवी को मर्डर किया और उसके 3 बच्चे हैं जो माइनर हैं, ठीक हो गया, और कोई लीगल हेयर वाली वारिस मौजूद ही नहीं है, ठीक हो गया, बच्चों के गार्डियन अपॉइंट होते हैं और वो पार्डन ग्रांट करते हैं बाप को। तो अदालतें ऐसे मौकों पे रिलक्टेंट व्यू लेती हैं कि कुछ भी करेगा बाप, फीड तो करेगा अपने बच्चों को,
पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर रियासत कभी भी गार्डियन नहीं बनती। तो ये एक एलिमेंट जरूर आता है जिसकी वजह से 302 के अंदर उन्होंने कंपाउंडिंग रखी हुई है। अब 311 के अंदर लाके आप इसको 302 को 311 के साथ फिट करेंगे तो ये इट डजंट मेक एनी सेंस until unless there comes a judgment from superior court which says कि 311 का ताजीर पे भी एप्लीकेबल है। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 299EE 302C, उसके बाद क्या कहते हैं 309, 310, 311 को अमेंड करने से डज दैट मीन कि जाहिद रहमान जजमेंट ने जो होल्ड किया कि ये किसास पे एप्लीकेबल है, इट विल कम इनटू ताजीर? द आंसर इज नो। The answer is no, because 311 is going to be applicable only in the circumstances where the application comes. ठीक है। And the court already have the power in that scenario to refuse the compounding. Don't grant the leave. अच्छा, इसमें एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग डिबेट हमने पहले भी की थी कि कंपाउंडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, टू द एक्सटेंट ऑफ किसास और टू द एक्सटेंट ऑफ तज़ीर। अब मैंने अगर कंपाउंड करना भी है और जो हम अगर लैंग्वेज पढ़ें 309 और 310 की वेवर और कंपाउंडिंग, दैट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ किसास। सो फॉर एग्जांपल इफ अ जज इज गिविंग अ पनिशमेंट ऑफ 302 अंडर सब क्लोज ए कि मैं किसास में इसको सजा दे रहा हूँ और मैं कहता हूँ जी मेरी कंपाउंडिंग होगी और मेरे वारिसान ने किसास को वेव कर दिया, तो तज़ीर तो वेव नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं, सजा ताजीर में नहीं ना हुई। नहीं, ये जो मैं इसको इलैबोरेट करता हूं। आप ही की प्रोपोजिशन को लेते हुए सबसे पहले ये समझना जरूरी है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, ये मैं आपको एक बात, और ये मेरा हम्बल व्यू है, मेरा हम्बल व्यू है कि जो तज़कियतुल शहूद वाली रिक्वायरमेंट है 302A में सजा देने के लिए ना, वो इंटरमिंगल हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अडॉप्ट कर ली गई वो एनालॉजी फ्रॉम हदूद लॉज। जी, तज़कियतुल शहूद की रिक्वायरमेंट जो है वो हदूद लॉज के लिए है। अगर आप 302 को पढ़ें, वो कहता है 302A में सजा देने के लिए 304 की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। 304 कहता है कि आप आर्टिकल 17 पे जाएं। 17 पे वर्ड कॉम्पिटेंस ऑफ अ विटनेस है, और कॉम्पिटेंस ऑफ अ विटनेस तो हुआ है कोई भी जो गवाही दे सकता है, बच्चा इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, कोई भी गवाही दे सकता है। अब वो मिक्सचर ऐसा हो गया उसके अंदर कि आपने मुशहान्स ऐड कर दिए, वो तज़कियतुल शहूद ऐड कर दिया, जबकि आर्टिकल 17 कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस की बात करता है। बट ये एक आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं आपको बताता हूं 302A में सजा ना देने का। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि किसास का मतलब ये होता है टिट फॉर टैट। जैसी इंजरी इन्फ्लिक्ट की है, फॉर इंस्टेंस मैंने अगर यहां बैठे हुए तलवार से आपकी गर्दन उड़ाई है ना, तो किसास का मतलब ये है कि वैसे ही तलवार से गर्दन उड़ाई जाएगी। और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको कहां से देता हूं, हार्ट के चैप्टर के अंदर एक इंजरी है, सलाहियत उज़्व वाली। अच्छा, फर्ज करो मैंने थप्पड़ मारा विशाल के, और विशाल का राइट साइड का कान का पर्दा फाड़ दिया। हार्ट के चैप्टर में कहता है कि वैसी इंजरी मुझे भी इन्फ्लिक्ट की जाएगी, सेम पावर। अब जब आप देखते हैं कि मेरा राइट साइड का पर्दा फटा हुआ है ऑलरेडी, तो मेरे पे किसास तो हो ही नहीं सकती, मेरे पे तो किसास लग ही नहीं सकती, जिसकी वजह से अदालतें 302A में सजा नहीं देती, क्योंकि मैनर, मोड एंड मैकेनिज्म ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस किसास को डिफाइन करता है, तो वो नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली दे रिजॉर्ट बैक टू 302B, जहां पे वही सजा है जो किसास की सजा है, यानी डेथ पेनल्टी, और उसके साथ कपल्ड विद लाइफ इंप्रिजनमेंट। बट द पॉइंट हियर कम्स इज कि जाहिद रहमान कहता है कि आपने 305 टू टिल 311 किसास पे अप्लाई करना है, और उसने रिडंडेंट कर दिया इन तमाम सेक्शंस को टू द एक्सटेंट ऑफ 302B। सो अगर ये रिडंडेंट है, तो इस सूरत हाल के अंदर अगर 302B में सजा हो रही है, तो उस सिनेरियो में वो ऑफेंस कंपाउंडेबल भी है, वहां पे 311 का सवाल भी नहीं पैदा होगा, और 311 एप्लीकेबल भी नहीं होगी। तो फिर तो ये आसानी नहीं होगी कि अगर 311 का एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो कंपाउंडिंग तो आसान होगी, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कैन डिनाई। आप मेरी कंपाउंडिंग वाली वीडियो में देखें, मैंने जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की
और जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा साहब का डिवीजन बेंच था, वो मैंने PLD 2002 लाहौर समथिंग, वो 478 पेज है या कौन सा, उस जजमेंट में, मैं उस वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ। उसके अंदर यानी एक बाप ने अपनी बेटी को मर्डर किया, उसने रन अवे मैरिज की थी और उसके साथ अपने दामाद को भी मार दिया था और उसकी बच्ची को भी मार दिया था। तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने कहा था कि मेरे पास बेशक इनकी कंपाउंडिंग आ गई है, लेकिन आई एम गोइंग टू यूज माई राइट टू ग्रांट लीव और नॉट। तो मैं इनकी कंपाउंडिंग रिफ्यूज करके उन्होंने सजा दी थी उसके अंदर, और इट वाज स्टेड अपहेल्ड टिल सुप्रीम कोर्ट एज वेल। नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो गया, बट द क्वेश्चन वुड रिमेन कि क्या जाहिद रहमान जजमेंट, जिसपे हमारी डिबेट के दौरान भी मेरी बड़ी उसके ऊपर थी, बिलीव थे कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, रिजर्वेशंस थी उसके ऊपर, तो मेरे मुताबिक आई बिलीव कि जाहिद रहमान जिसको आप बड़ा अप होल्ड रखते हैं उस जजमेंट को, इट्स लाइक अ स्टार आर्ग्यूमेंट फॉर योर कत्ल वाली चीज़ों में, वो गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को सबसर्विएंट कर गई है, रिडंडेंट कर गई है, क्योंकि 311 की अमेंडमेंट इसलिए की गई कि भाई ऑनर किलिंग के अंदर कंपाउंडिंग अगर हो भी जाती है तो इसको छोड़ना नहीं है। ओके, जाहिद रहमान कहता है जी नहीं, ये तो जब किसास होगा तो एप्लीकेबल है, वरना 311 भी एप्लीकेबल नहीं है। चल, आपके आर्गुमेंट में ये मैं इसको फ्रेज करता हूं, आप ही कहना चाह रहे हो कि जाहिद रहमान 2015 की जजमेंट है जी, ये अमेंडमेंट 2016 के अंदर आई है, इट मेक्स जाहिद रहमान रिडंडेंट या पर इंक्यूरियम कह दो कि अब वो रेलेवेंट नहीं रही जजमेंट। ओके, फेयर इनफ। माय पॉइंट इज कि जो इन्होंने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2016 की है, उसके अंदर किन सेक्शंस को उन्होंने अमेंड किया? ठीक हो गया जी। उन्होंने अमेंड किया है 299 को, 302C को, 309 को, 310 को। ताजीर में 9 और 10 तो एप्लीकेबल नहीं है, ये मानते हो आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपकी डिबेट आती है 311 की। 311 तब एप्लीकेबल होना है जब कंपाउंडिंग की दरखास्त आएगी जी। अब अगर जज साहब 302B में उसको डील कर रहे हैं, ए में तो कर नहीं रहे, ए में तो कर नहीं रहे, उसके ऊपर भी मैं आता। अच्छा, ए पे तो कर नहीं रहे, ठीक है। सी खुद प्रोवाइजो कहती है कि अब सी का केस नहीं है, ये केस ए और बी का है। जब ए और बी का है और ए निकल गई तो आपके पास बची बी के अंदर अब ये कहते हो चूंकि वो पर इंक्यूरियम हो चुकी हुई है। माय पॉइंट इज, आया 345(2) को अमेंड किया गया? द आंसर इज नो। वहां पे एक सेक्शन ऐड हुआ 345(2)(A और उसने कहा है कि जो भी कंपाउंडिंग होगी जहां वो वहां पे सब्जेक्ट टू 311 होगी जी। जब 311 में सजा ही नहीं हो रही, सजा 302B में हो रही है, देन हाउ? अच्छा, उसके ऊपर मैं आता हूं क्योंकि उसके ऊपर भी हमें थोड़ा बैकड्रॉप देखना पड़ेगा। अब हम 365D में चले जाते हैं। 265D में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अगर अब हम 265D में जाते हैं, चार्ज फ्रेम हो रहा है 302 का, वेरी गुड, A B C कुछ भी नहीं आ रहा, दैट इज अ क्वांटम ऑफ सेंटेंस वाली। बिल्कुल सही है। हाउ वुड अ जज डिटरमाइन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल कि मैंने A में ट्रायल चला रहा हूँ या मैं B में ट्रायल चला रहा हूँ? क्योंकि इन माई अंडरस्टैंडिंग कि क्या जज होप इन एंड होप ऑफ कर रहा है कि मैं अब A में चला रहा हूँ या B में चला रहा हूँ? हाउ एट द एंड ऑफ द डे वुड यू डिटरमाइन अनलेस और अनटिल द पनिशमेंट हैज बीन गिवन कि ड्यूरिंग ट्रायल अगर कंपाउंडिंग आ जाती है, अब जज कह देगा कि यार मैं तो इसको A में चला ही नहीं रहा, मैं तो B में चला रहा हूँ, तुम्हारी कंपाउंडिंग इधर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। CRPC ये कहता है कि जज साहब ने जब भी डेथ देनी है ना, उसकी रीजनिंग देनी है जी। ठीक हो गया? ठीक है। और जब डेथ नहीं देनी तो रीजनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जब डेथ देनी है तो उसकी रीजनिंग देनी है डेथ के उधर, यानी इतनी सीक्रेट है किसी की भी लाइफ। अब जज साहब के सामने जब केस चलता है तो वो हरगिज ये नहीं कहते कि मैं इसको A में डील करूंगा, B में करूंगा, C में करूंगा। इट्स द ब्लडी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस जो जज को अल्टीमेटली फोर्स करेंगे कि उन्होंने सजा A में देनी है, B में देनी है, C में देनी है। फॉर इंस्टेंस, आपने अलेज तो कर दिया कि ये ऑनर किलिंग का केस था, जबकि वो केस सडन प्रोवोकेशन का हो, तो जज साहब कैसे सडन प्रोवोकेशन को 302B में फिट करें, जबकि सडन प्रोवोकेशन के लिए जो लॉ है दैट इज 302C। ठीक है, ठीक है। सो इट्स द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हाउ द केस अनफोल्ड्स, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन दैट। अच्छा, अब अगर जज साहब ने 302A में देनी है तो यहां मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है
कि अगर जज साहब ने 302A के अंदर सजा देनी है, जो कि मेरे 18 साल के करियर में आई हैव फाउंड नॉट अ सिंगल जजमेंट, वो ये होनी चाहिए कि जज साहब इस बात की जस्टिफिकेशन रीजन देंगे कि इन गवाहों की कॉम्पिटेंस का मैंने तयन किया है, जिसकी वजह से मैं इनको 302A में सजा दे रहा हूं. दे आर द वेरी कॉम्पिटेंट विटनेसेस, दे हैव नेवर बीन कन्विक्टेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो आपकी बनी हुई है, लिहाजा इसको सजा मैं 302A में दे रहा हूं. बट माई क्वेश्चन टू यू देन इज कि अगर वो 302 में A में देंगे तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, अगर हम एग्जीक्यूशन वाले चैप्टर में जाएं तो इट सेज कि जब भी आपने एग्जीक्यूट करना है तो द जज वुड प्रिस्क्राइब सर्टेन जो भी चीज़ें जिसके थ्रू एग्जीक्यूट होना है, गवर्नमेंट वुड मेक दी पाकिस्तान में स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज हैंगिंग बाय डेथ. हाँ, अब वो नहीं हुआ, वो उसमें कभी किसास के अंदर सजा नहीं हुई, ना गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई चीज़ की. वुड दैट ऑटोमेटिकली मेक इट रिडंडेंट देन? यस इट इज, दैट्स हाउ इट इज. सो किसास जो सजा है दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेपर्स देन? Vishal, I have been categorically advocating when conducting the trainings, training the prosecutors, law schools everywhere. 302A is redundant. ठीक है. Now, अगर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर वो ये डिक्लेयर कर देते कि 305, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आर एप्लीकेबल टू ताजीर, एक प्रोविजन ही ऐड करनी थी ना, एक प्रोविजन ही ऐड करनी थी. बट अगर उसकी स्कीम ऑफ लॉ को देखा जाए तो वो स्कीम ऑफ लॉ डील ही किसास को करती है. यानी अगर उन आर्टिकल्स को, उन सेक्शंस को आप देखो तो वो कहते हैं कहीं पे आपने वेव करना है राइट टू किसास, कहीं पे कंपाउंड करना है राइट टू किसास. कब किसास इनफोर्सेबल है, कब इनफोर्सेबल नहीं है, कब एग्जीक्यूटेबल नहीं है. जब ये सिनेरियोज बनेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ केस ऑफ ताजीर. 311 के अंदर भी किसास का जिक्र किया गया. 311 इज आल्सो सब्जेक्ट टू 345 कि अगर 311 की एप्लीकेबिलिटी भी आनी है तो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कंपाउंडिंग फ्रॉम द कोर्ट आनी है. बिल्कुल, कि अगर कोर्ट अप्रूव कर लेगी तब 311 का तयन होगा कि फिसाद फुल अर्ज है या नहीं है. और अगर आपके आर्ग्यूमेंट को लेके चला जाए, विच इज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल ही नहीं है किसास, तो ये पूरी अमेंडमेंट ही आई डोंट सी एनी रीजन कि दीज सेक्शंस आर. अच्छा, जो बातें मैं उस इतनी देर से आपके साथ कर रहा हूं, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल जजमेंट ऑन दैट पॉइंट. बिल्कुल ऐसे, यानी जितनी रिसर्च एक हफ्ते में हमारी गिवन द कैपेसिटी काम के साथ हम कर सकते थे, यू विल नॉट फाइंड. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अभी एक जजमेंट आई है, ये आपके सामने साइटेशन पॉप आउट हो जाएगी. द टाइटल इज मोहम्मद अली मेहर बनाम सरकार. जी. जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, सैयद हसन रिजवी साहब और इरफान सादात खान साहब की जजमेंट है. अब इस जजमेंट को जब आप देखते हैं तो इसके अंदर उन लोगों ने पूरी की पूरी प्रोपोजिशन को फॉर्मुलेट किया है. अच्छा विशाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन्होंने 345(2) में अमेंडमेंट की. और ये जो जजमेंट मैंने आपको रेफर की है, इसके अंदर जज साहब ने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने 5 सिनेरियोज जो हैं पोस्टुलेट किए हैं इन लाइट ऑफ 345(2)A. अगर 345(2)A की बात करेंगे तो उन्होंने कहा ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ कारोकारी, सियाकारी और सिमिलर अदर कस्टम और प्रैक्टिसेस जो आपके प्रेवेलेंट होती हैं. और उन्होंने ये आपके सामने मैं डाइसेक्ट करके 5 स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा कि आपको पता चले कि वो 5 सिनेरियोज कौन से हैं जिसके साथ इन्होंने किया. अच्छा विशाल, इस वीडियो के दौरान भी ना एक प्रोपोजिशन खड़ी हुई है. वो खड़ी हुई है कि इन्होंने 345(7) को भी अमेंड किया. जी. अब अगेन आई सी नो जजमेंट जो इस चीज को डील करती हो, 2016 की जजमेंट है. वो ये है कि 345(7) के अंदर पहले ओरिजिनल पोजीशन क्या थी. जी. तो ओरिजिनल पोजीशन ये थी कि नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन. ठीक हो गया. यानी जो भी कंपाउंडिंग होनी है, कत्ल है ना, 345(2) और 5 के अंदर डायनामिक्स बता दिए गए. एम्पावरिंग प्रोविजन थी ये कि सिर्फ 345. अब इन्होंने कहा है कि नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट 345(7) एंड ऑल्सो 311, जिसने मजीद उसको कंफ्यूज कर दिया. कि अब मुझे एक बात बताओ कि अगर सजा 311 में हुई नहीं है और 302 में सजा हुई है तो उस वक्त 345(7) का इतलाक कैसे होगा? नहीं हो सकता इन माय अंडरस्टैंडिंग. कैसे? क्योंकि मेरा मानना है कि 311 इज सबसर्विएंट टू 345. ऐसे ही है. 345 की एक्सेप्टेंस के बाद 311 आएगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ किसास. अच्छा, एक और चीज भी हो सकती है कि जब अदालत ने
एक कत्ल का मुकदमा है, गैरत के नाम पे कत्ल का मुकदमा चल रहा है और उसके अंदर आपने कंपाउंडिंग की दरख्वास्त दे दी 345(2) में। अच्छा, जज साहब उस वक्त उसको डिनाई कर सकते हैं जी, ठीक है ना, उसको डिनाई कर सकते हैं। फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक हो गया। ठीक है। और उसके बाद कहेंगे चूंकि मैंने इनकी कंपाउंडिंग एक्सेप्ट कर ली है लेकिन मैं इस मुलजम को 311 में सजा देता हूं। हाँ, ठीक हो गया। तो ये जो 345(7) ऐड किया गया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये उस पोजीशन को केटर करने के लिए यहां पर डील किया गया, अमेंड किया गया कि अगर जज साहब ने 311 में फसाद फिल अर्ज में लाते हुए उसको सजा दी तो तब वो नॉन कंपाउंडेबल बन जाएगा। क्योंकि इसके मुताबिक 311 एक कैमेलियन रोल अदा करता है एडमिनिस्ट्रेशन का और पेनलाइजेशन का भी। कि पहले तो वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे मैंने इसमें देनी भी है या नहीं देनी। अगर तो 311 का फर्स्ट हाफ अप्लाई हो जाता है देन 311 वुड आल्सो बिकम अ पेनल ऑफेंसेस। लेकिन विशाल मुझे फिर एक और बात बताओ, जी, इसी सेक्शन के मुताबिक 345 के मुताबिक कि वो ये कहता है 345(6) बड़ा रोल प्ले करेगा जिसमें काजी साहब का और खोसा साहब का शदीद इख्तलाफ है आपस में, वो इफेक्ट ऑफ एक्विटल वाला। अगर कंपाउंड हो गया तो 345(6) के अंदर इफेक्ट ऑफ एक्विटल है। बट यहां पे एक और सवाल ये आएगा कि जब कंपाउंड हुआ है तो उसके बाद मुकदमा तो खत्म नहीं हुआ। अच्छा, कंपाउंड 302 हुआ। हाँ, कंपाउंड नहीं, मुकदमा तो खत्म नहीं हुआ ना। तो जज साहब कंपाउंडिंग को एक्सेप्ट भी कर लें लेकिन फाइनल जजमेंट के अंदर 311 में सजा दे दें। हाँ जी, तो उस सिनेरियो के अंदर 345(7) केटर करेगा उसे। जी, बल्कि अगर इफ दैट्स द केस ऑनर किलिंग की हद तक तो ये तो बल्कि काजी फाइज ईसा साहब का जो आर्गुमेंट है उसको सपोर्ट कर गया। 345(6) तो इसके तक रिडंडेंट हो गया, Redundant हो गया। सजा काट रहा है। यस, अदरवाइज तो कंपाउंडिंग है तो उसे सजा ही नहीं मिली। यस यस यस, यू आर राइट। इफेक्ट ऑफ एक्विटल ही नहीं आ सकता फिर नहीं आएगा ना इक्विटल। तो काजी साहब वाला पॉइंट अच्छा, उस पे तो प्रिवेल कर गया। पोस्टुलेशन ये बनी सवाल की कि इस नई अमेंडमेंट के मुताबिक अगर आपने 302 में कंपाउंडिंग की, जज के पास ये इख्तियार मौजूद है कि आपको 311 में सजा दे दे। अब जब वो 311 में सजा देगा तो जो 302 की हद तक आपकी कंपाउंडिंग थी वो तो गई साइड पे। 345(7) ये कहता है कि आपने कंपाउंडिंग करनी है सब्जेक्ट टू 311। चूंकि अब 311 में आपको सजा हुई है लिहाजा आपका वो उसको लेजिस्लेचर ने उसको नॉन कंपाउंडेबल बना दिया क्योंकि 311 नॉन कंपाउंडेबल। ब्लडी हेल। अच्छा, उसमें ये भी मजेदार चीज होगी कि क्या 302 की हद तक वुड ही बी डीम्ड एज एन इनोसेंट or would he be deemed as a convicted? I don't know. 311 I don't think so क्योंकि 311 में कन्विक्ट हो गया ना, he will not be deemed। अच्छा नहीं, 311 का जो कन्विक्शन है that is to the compounding of 302। ठीक हो गया। जब 302 कंपाउंड हो गया तो 345(6) आ गया जिसको इफेक्ट ऑफ एक्विटल हासिल है। नहीं मिर्जान, उसके अंदर विशाल वो फाइनल जजमेंट जब आएगी ना, फाइनल जजमेंट में जज साहब कहेंगे कि चूंकि इनकी 345(2) या 5 में कंपाउंडिंग एक्सेप्ट करते हैं लिहाजा इसको इफेक्ट ऑफ इक्विटल अटैच हो गया। अक्यूज जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना इन सिनेरियोज में 2 और 5 में, वो तारिक मसूद साहब की जजमेंट देख लो आप, उसके बाद खोसा साहब की देख लो, तो वो ये कहते हैं कि एक्यूज स्टैंड इक्विटेड ऑफ द चार्ज। जी, इन दैट सर्कमस्टांसेस जहां ऑनर किलिंग का केस होगा 302 में कंपाउंडिंग होगी और जज साहब 311 में सजा दे रहे होंगे तो अक्यूज विल नॉट स्टैंड इक्विटेड ऑफ द चार्ज और उस वक्त 345(6) एप्लीकेबल नहीं होगी। तो 345(6) रिडंडेंट होगी आफ्टर दिस अमेंडमेंट। यस, टू द एक्सटेंट ऑफ ऑनर किलिंग। टू द एक्सटेंट ऑफ ऑनर किलिंग मतलब उसको कंपाउंडिंग के बाद भी इफेक्ट ऑफ एक्विटल ही नहीं है। नहीं है ना तो एक्विटल है ना इफेक्ट ऑफ अनटिल अनलेस कि वो मेरिटोरियसली आगे जाके अपील के अंदर। हाँ, वो तो वहां से क्विट हो जाए। हाँ, 345 की हद तक उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्योंकि ना तो वो क्योंकि इफेक्ट ऑफ एक्विटल भी ना हो या कन्विक्शन भी उसके साथ रहे, सेंटेंस तो अगले का खत्म हो जाता है। यस, यहाँ पे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट काटेगा वो पूरी। यस, तो उसकी कंपाउंडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ ऑनर किलिंग सर्व्स नो पर्पस अदर देन टू सेव हिम फ्रॉम द डेथ पनिशमेंट। यस, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। उसके अंदर वो डेथ पेनल्टी नहीं आएगी, बस वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट आएगी। हाँ, तो अगर इसको देखा जाए टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रायल, क्योंकि आपकी ट्रायल एडवोकेसी सबसे स्ट्रांग है, तो जिस चार्ज को फ्रेम ही नहीं किया गया। अच्छा, ये इस पे मेरा व्यू बड़ा क्लियर है। आप ये कहना चाह रहे हो 311 जब फ्रेम ही नहीं हुआ उसके ऊपर
बिफोर द ट्रायल अगेन आप पनिशमेंट कैसे अपनी होगी? बात का खुद जवाब दे रहे हो, दैट्स द क्वांटम। अच्छा, अब मेरी नाकस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 311 दोनों रोल प्ले कर रहा है, एक द क्वांटम ऑफ सेंटेंस भी एंड देन द पीनल प्रोविजन भी, क्योंकि हैड इट बीन नॉट बीन द पीनल प्रोविजन तो सेकंड शेड्यूल में इसको कंपाउंडिंग की तरफ लेके क्यों जाते? वो इसी वजह से लेके गया ना, क्योंकि ऑनर किलिंग को उन्होंने नॉन कंपाउंडेबल करना था। अच्छा, अब सवाल यहां पे फिर वही आएगा कि वी नीड अ जजमेंट जो ये बताए कि 311 का जो है इतलाक वो आपके ताजीर के केसेस में भी होगा कि नहीं होगा, और आपके किसास के, क्योंकि जायद रहमान ने वो किया हुआ है जी। लेकिन जो 345(7) की वर्डिंग आ गई है ना, नाउ इट्स वेरी शेडी वर्डिंग जी, इन अ सेंस कि अगर 300, मुझे ये लगता है कि लेजिस्लेचर इंप्रेशन ये दे रही है कि इट इज अ केस ऑफ ताजीर नाउ। हाँ, अगर 345(7) को हाली देखा जाए तो, अगर 345(7) को देखा जाए, बट इस पॉइंट के ऊपर डिटर्मिनेशन और जजमेंट आनी जरूरी है। आई सी नो जजमेंट, क्योंकि 345(7) की वर्डिंग इतनी वेग है कि वो 311 के रोल को एक्सप्लेन ही नहीं करती। वो कहती है कि सेव एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन जो 345 है, जो हमारे पहले पॉइंट को सपोर्ट करता है कि 311 इज सबसर्विएंट टू 345, और साथ ही पावर कर देता है एंड 311 कि 345 इज सबसर्विएंट टू 311। अच्छा, अब अगर 311 में सजा ही नहीं हुई, हाँ, देन फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इसका अगर लेजिस्लेचर का ये इंप्रेशन है यहां पे ये ऐड करने का 345(7) का, तो फिर मतलब ये हुआ कि उन्होंने 345(2) में भी 311 को एप्लीकेबल कर दिया, 345(5) में भी एप्लीकेबल कर दिया। द पॉइंट रिमेन्स कि जब पनिशमेंट ही 311 में नहीं है, ऑनर फॉर विशाल ऑनर किलिंग है, ठीक है, ट्रायल चलने के बाद कन्विक्शन पास हुई और आपको 302B में सजा हो गई जी, कि आपने अली हैदर ने बी का जो है ऑनर किलिंग के ऊपर मर्डर कर दिया जी। अपील के अंदर आ गए, क्योंकि आपकी वो अपील के अंदर आ गए, अपील में अब कंपाउंडिंग की दरखास्त आ गई। तो अब अगर इस सेक्शन को देखा जाए 345(7) को, अपील का जो प्रोविजन है 345(5) है जी, लेकिन अगर 345(7) को देखा जाए तो वो ये कहता है कि कंपाउंडिंग इस सेक्शन के अलावा किसी तरीके से नहीं होगी, और 311 के तहत। नाउ दिस इज अगेन अ कंफ्यूजन, क्योंकि 311 का इतलाक क्वांटम ऑफ सेंटेंस में देखा जाए दैट्स द पावर ऑफ ट्रायल कोर्ट। बट आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 311, आई हैव बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302। तो 311 का तो बात ही नहीं आएगी, 311 की बात नहीं आई। मजीद से मजीद यस और उसके मुताबिक तो फिर चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती रहेंगी। फिर हम बात उस पर भी जा जाएंगे जब किसास वाली बात करेंगे, हदूद ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड हो गया, फिर तस्कील शहूद वाली डिबेट हम कहाँ से ले आए हैं, इसका जो है नहीं, द जजमेंट्स यू फाउंड ऑन किसास ना, वहां पे ये इंटरमिंगल हुआ है, क्योंकि उसके बाद ये लॉ चेंज हुआ था आपका। अच्छा, इन ऑल इवेंचुअलिटीज कि सारी प्रोपोजिशन को देखा जाए और इसको देखा जाए, लेट्स जस्ट वाइंड इट अप दिस, क्योंकि ये बहुत रायता फैल गया हुआ है, और ये फैला भी जो है ना वो कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई डेक्लेरेटरी जजमेंट नहीं है। लेट मी कंक्लूड बाय पोस्टुलेटिंग व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दीज प्रोपोजिशन। जायद रहमान जजमेंट ये कहती है 311 का इतलाक ताजीर के केसेस में नहीं होगा। ये जजमेंट है 2015 की। 2016 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने 299EE ऐड किया और डिफरेंट सेक्शंस ऐड किए, और सबसे खास तौर पे जो हमने एंड के हिस्से के अंदर देखा कि उसने 345(7) को भी अमेंड किया। बट माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर ऑनर किलिंग का केस है, गैरत का केस है, कारोकारी का केस है, सियाकारी का केस है, तो इन ऑल इवेंचुअलिटीज बाय दिस अमेंडमेंट ये केसेस फिट होंगे 345B के अंदर। ए रिडंडेंट है भाई, ए रिडंडेंट है। आपके आर्गुमेंट को अडॉप्ट करें तो ए तो ओवरऑल ही रिडंडेंट है किसी भी केस रिडंडेंट। सो सजा जो फिट होनी है आपको 302B में फिट होनी है। अच्छा, 302B के अंदर सवाल खड़ा होगा 311 का अगर वेवर या कंपाउंडिंग की दरखास्त आएगी। बल्कि विशाल यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज आ गई, अगर ड्यूरिंग द ट्रायल 4 गवाह हो गए हैं, 4 रहते हैं और एप्लीकेशन आ जाती है कंपाउंडिंग की, तो उस सूरत हाल के अंदर जज साहब क्या कर सकते हैं? उनके पास 3 इख्तियार है, या आपकी कंपाउंडिंग को एक्सेप्ट करेंगे, या आपकी कंपाउंडिंग को डिनाई करेंगे, या आपकी कंपाउंडिंग की पिटीशन को
बैक बर्नर पे रख देंगे, बैक बर्नर पे रख देंगे कि जी अभी मैंने 311 को देखना है, 311 को देखना है, लिहाजा इसको साथ चलने दें। ठीक हो गया? क्योंकि अगर आप याद रखिएगा जायद रहमान जजमेंट की रोशनी में 302 के साथ 311 का चार्ज लगाते, यू हैव डिस्क्लोज योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू कन्विक्ट मी अंडर सेक्शन 302A। हाँ, फिर तो कंपाउंडिंग का फायदा भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। डेथ से बचना तो कंपाउंडिंग कर लो, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू। फिर तो आपने लाइफ काट अ पॉइंट व्हिच नीड्स येट टू बी डिटरमिन्ड, तज़किया सॉरी वो क्या कहते हैं, फिसाद फिल अर्ज़ is yet to be determined. So if you're fixing me under section 302 and 301 by charging me like that, that means you're disclosing. That is a sheer violation of article 10A. बिल्कुल फेयर ट्रायल ही नहीं होगा। It's not my fair trial, you're disclosing that. अच्छा, इसमें मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लेजिस्लेचर ने और भी कुछ ब्लंडर्स किए हैं। अब मैं I won't say that. बीइंग सच अ यंग लॉयर इट साउंड लाइक ए बहुत बड़ी बात है, बट टू माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग जब 302 की अमेंडमेंट कर रहे थे, इन्होंने प्रोवाइजो डाला, प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर को डाल दिया, उसकी लैंग्वेज के अंदर सयाकारी करोकारी कहीं नहीं डाला। नहीं डाला। 345(2)A ऐड किया, उसमें प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर ही नहीं डाला, Yes. उसमें सयाकारी करोकारी अच्छा, डाल फॉर दी। इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जहां ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्याकारी, रियाकारी, कारोकारी इसके ऊपर है, वो पेनल्टी प्रोविजन ही नहीं है। नहीं है, और वो 311 के अंदर भी नहीं है, 311 के अंदर भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ है 345(2)A के अंदर। A के अंदर, जो कि प्रोसीजरल मैकेनिज्म है। अब ये कौन डिफाइन करेगा जी सयाकारी क्या है, Yes. करोकारी क्या है? नहीं, ये डिफाइंड है, ये मैंने आपको बताया, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने जजमेंट में बता दिए हैं। ठीक है, वो जजमेंट की रोशनी में एक्सप्लेनेशन आ गई, बट लेजिस्लेचर ने उसके ऊपर बट कोई बात दैट्स नॉट द पेनल्टी प्रोविजन। तो हमें वो समझ आ रही है कि सयाकारी करोकारी एंड द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर्स कुड बी समथिंग डिफरेंट। Yes, they are डिफरेंट, राइट? Yes, they are. तो फिर अगर हम बीइंग लॉयर्स जो हम एलिमेंट्स निकालते हैं किसी सेक्शन के, फिर सयाकारी 2A को रेड विद 311 नहीं किया जा सकेगा। Yes. How would we say कि सयाकारी करोकारी is also fit under the pretext of honor? Yes. Now the pretext of honor is also a very vague term Yes. कि could be multiple pretexts of honor। वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे आप एवेल्युएट करते हैं। तो ज्यादा आप बर्डन डाल रहे हैं एक ट्रायल जज के ऊपर कि उसने करना क्या है, यस, और उसके ऊपर कोई डिक्लेरेटरी जजमेंट भी नहीं आ रही। यस। अच्छा, इस पूरी प्रोपोजिशन को समझने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज विशाल, अगर आप लोग सारे के सारे जो हमारी रिसर्च के अंदर हमें सबसे अच्छी 4 जजमेंट्स मिली हैं जी, और अगर उसमें भी आप मंसूर अली शाह साहब वाली जो जजमेंट है, उनकी जजमेंट का टाइटल है जी, दैट जजमेंट इज अली अहमद वगैरह बनाम सरकार वगैरह, ये मंजूर मलिक साहब हैं, उसके बाद सरदार तारिक मसूद साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब। लीथल बेंच बैठा है। ये यस, लीथल बेंच। और जिस तरीके से मंसूर अली शाह साहब ने इस जजमेंट को डील किया है, एक्सीलेंट, कमाल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हैं। और इसी जजमेंट में तकरीबन 25-30 जजमेंट मंसूर अली शाह साहब ने रेफर किए हैं, जो इस पूरे डायनामिक्स को, ऑनर किलिंग को, कारोकारी को, स्याकारी को, सडन प्रोवोकेशन को और इस पूरे 302C और B के एलिमेंट को डील करने के लिए एक्सीलेंट जजमेंट। मैं सारी तो नहीं, अगर ये जो 5-6 जजमेंट्स हैं एंड पे सारी रिप्रोड्यूस कर दूंगा, बट बाय कंक्लूडिंग दैट all I can say that it's a word against a word, it's interpretation against the interpretation. We do need a declaratory judgment defining कि जी क्या सेट मैकेनिज्म होंगे, क्या सेट पैटर्न्स होंगे। मैं देने को अपने तौर पे इसको कंक्लूड कर सकता हूं, बट आई विल लीव इट ओपन एंडेड कि शायद हमारी बात कहीं पहुंच जाए और इसके ऊपर कोई डेक्लेरेटरी जजमेंट आ जाए। और इसकी कंक्लूजन से पहले मेरे जहन में एक और सवाल ये आ रहा है, मतलब आइडिया ये आ रहा था कि 311 की जो सजा होगी वो अपील के अंदर भी कंपाउंडिंग की रिक्वेस्ट नहीं उसके अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि 311 नॉन कंपाउंडेबल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप 265E की स्टेज पे प्लीड गिल्टी करें और आपको कन्विक्शन जैसा मौके पे अनाउंस कर दें, उसके अगेंस्ट तो अपील भी लाई नहीं करती, अपील ही नहीं लाई करेगी अगेंस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ कन्विक्शन, टू द एक्सटेंट ऑफ क्वांटम ऑफ सेंटेंस आप कर सकते हैं। तो यहां पे जब इन्होंने 311 को ऐड कर दिया तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग इज गॉन। सर इसी नोट के साथ एंड करते हैं। आई होप कि ऑडियंस भी इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई होगी और हम भी कंफ्यूज हुए हैं। दैट वाज जस्ट अ टेस्ट ऑफ व्हाट मियां साहब एंड आई डू ओवर द कोर्स ऑफ
आर ऑफिस टाइमिंग और बियॉन्ड ऑफिस टाइमिंग, और ये पूरा हफ्ता ये चलता रहा है। अभी भी हम किसी कंक्लूजन पॉइंट पे नहीं पहुंचे। जैसे कि मियाँ साहब ने कहा, लेट्स जस्ट वेट कि शायद कोई डिक्लेरेटरी जजमेंट आ जाए और कुछ हमारे पॉइंट एक्सेप्ट हो ना हो, वो देखा जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। बल्कि विशाल, एंड पे ना मैं सवाल, जो हमने सवाल फ्रेम किए थे ना, वो सवाल आप कर दो ऑडियंस के लिए, ताकि ये सवाल जो हमारी रिसर्च के सवाल थे, ये सवाल भी पहुंचने चाहिए कहीं पे। हाँ, कुछ सवाल मैं उसमें पढ़ देता हूँ कि जाहिद रहमान 311 को नॉन कंपाउंडेबल करता है, लेकिन लेजिस्लेटर ने 311 को क्यों नॉन कंपाउंडेबल बनाया? 311 कब इन्वोक होगी? अगर एफआईआर का अंदराज 302 में हुआ है और कंटेंट में ऑनर किलिंग डाली गई है और ट्रायल के दौरान चार गवाह बतौर रिकॉर्ड होने के बाद कंपाउंडिंग की दरख्वास्त आ जाती है, तो जज क्या करेगा? अगर कंपाउंडिंग की दरख्वास्त खारिज कर देता है तो उस केस में दरख्वास्त खारिज करने के बावजूद जजमेंट में सज़ा किस ऑफेंस में देगा, 302 में या 311 के अंदर? तो दीज आर लाइक 2 पेजेस फुल ऑफ क्वेश्चंस। अगर उससे हम मज़ीद भी काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस हो गई हैं, बताना चाहें बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो भी, तो हम इसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आपके माइंड में भी कोई इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त या वीडियो सुनते वक्त कोई आइडिया आया हो, कोई आर्ग्यूमेंट आया हो जिसको आप बैक कर सकते हो, नॉट विद द इमोशंस बट द लीगल आर्ग्यूमेंट्स, तो हमारे कमेंट्स में लिखें। वी वुड डेफिनेटली गो ऑन टू दिस, और अगर हमें इसके ऊपर एक फॉलो वीडियो भी बनानी पड़े तो वी आर मोर देन हैप्पी टू डू दिस, बिकॉज एज अ हम्बल स्टूडेंट्स ऑफ लॉ वी लर्न फ्रॉम आवर ऑडियंस, फ्रॉम द जजेस, फ्रॉम द फेलो लॉयर्स एंड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। Thank you so much. Stay tuned for the next video. ये जितनी भी हमने डिबेट की है, इसके ऊपर द मोस्ट सूटेबल quotation I can put was by the Earl Warren. It is the spirit and not the form of law that keeps the justice alive. Having said that, आपके सामने इस पावर पॉइंट के अंदर कुछ केस लॉज मैंने लिखे हुए हैं। इस पूरी की पूरी डिबेट को जनरेट करने में जिस केस लॉ ने रोल प्ले किया, दैट वाज द बिलाल सिकंदर वर्सेस द स्टेट 2024 लाहौर 3700, जिसके अंदर 302 के साथ 311 लगाई हुई थी। और इस डिबेट को समझने के लिए, और बिलखसूस ऑनर किलिंग में जो कारोकारी 345(2)(a) के अंदर ऐड की गई है कि कारोकारी क्या चीज़ है, ये आपके सामने सेकंड केस लॉ है, मोहम्मद अली महर एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट, द क्रिमिनल पिटिशन नंबर 201K ऑफ 2023। इट्स अ 2023 केस और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब लार्जर बैन जजमेंट है, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इसको ऑथर किया। और उस केस से मुझे एक और केस मिला जो कि one of the finest benches at criminal side one can have, that is Ali Muhammad versus the state and others. This is the judgment authored by His Lordship Mr. Justice Mansoor Ali Shah, और this is again a larger bench judgment, और इसके अंदर जस्टिस मंजूर मलिक साहब, मंसूर अली शाह साहब और सरदार तारिक मसूद साहब थे। और इस जजमेंट के अंदर जो डिबेट उन्होंने जनरेट की, वो दैट वाज फ्रॉम द मोहम्मद कासिम वर्सेस द स्टेट PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 840, जिसके अंदर वो डिबेट हुई कि जायद रहमान में हमने होल्ड कर दिया सडन प्रोवोकेशन 302C में जाएगी और 302A और B किस कैटेगरी में आएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ कत्ल इज जायद रहमान वर्सेस द स्टेट PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 77, जिसके अंदर पूरे के पूरा डायनामिक्स को ही चेंज कर दिया गया था कि 305 till 311 आर नॉट एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट ऑफ ताजीर, बट दे आर द प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑन द किसास केसेस। और इन तमाम जजमेंट्स में जिन 2 मेजर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर रिलाई किया गया है, वो PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट 283 थी और PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 96 थी। अगर इन केस लॉज को पढ़ें तो आपको ऑनर किलिंग के ऊपर जितनी भी डिबेट है वो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, रादर देन हॉपिंग हेयर एंड देयर फॉर डिफरेंट केस लॉ। सो मैंने एक क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स में सारे केस लॉज को पाइल अप कर दिया आपके लिए। थैंक यू, फी अमान अल्लाह।